अगस्त 1947, जहां एक ओर महात्मा गांधी का वाक्य हिंदुओं को आश्वस्त कर रहा था कि बंटवारा मेरी लाश के ऊपर ही होगा, तो वहीं दूसरी ओर नर पिशाचों का नंगा नाच चल रहा था। बात अगस्त 1947 की है। बात अखंड भारत के खंड खंड होने की है। रावलपिंडी के उस गांव से शुरू करते हैं। रावलपिंडी के उस गांव में दरअसल हुआ ये था, गांव का सरपंच रामलाल एक वृक्ष की छाया के नीचे गांव के लोगों के साथ जमा हुए थे। तभी गांव का एक निवासी मोहन दौड़ता हुआ आता है, हाँफ रहा है। उसको देखकर सरपंच बोले, क्या हुआ मोहन? उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए बोले, इतने घबराए हुए क्यों हो मोहन? तो मोहन ने कहा, सरपंच जी, आपने सुना यहां से 8 कोस की दूरी पर जो हिंदुओं का गांव है, वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। यहां तक कि सिख भाई भी अमृतसर की ओर रवाना हो रहे हैं। सरपंच जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने कल ही रेडियो पर सुना था, महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन मेरी लाश पर होगा। क्या तुम्हें उनकी बात पर भरोसा नहीं रहा मोहन? मोहन बोला, सुना तो मैंने भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हिंदुओं आश्वस्त रहो, भारत के कभी टुकड़े नहीं होंगे। तुम लोग लाहौर और रावलपिंडी में आराम से रहो। पर जिस गांव की बात मैं कर रहा हूं सरपंच जी, उस गांव पर पिछली रात को चारों ओर से मुस्लिम दंगाइयों ने इकट्ठे होकर हमला कर दिया। उनकी संपत्ति लूट ली, दुकानों में आग लगा दी गई। मैंने तो यहां तक सुना है कि किसी गरीब हिंदू की लड़की को भी उठाकर ले गए। भय के कारण उन्होंने आज ही पलायन शुरू कर दिया है। सरपंच जी बोले, देखो मोहन, हम यहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम ईद और होली एक साथ मनाते आ रहे हैं। नवरात्र के व्रत और रमजान के रोजे हम एक साथ रखते आ रहे हैं। हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आश्वस्त रहो। मोहन सरपंच की बात सुनकर चुप हो गया, मगर उसके मन में रह रहकर यह मलाल आता रहा कि सरपंच जी को कम से कम गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करके सावधान तो अवश्य कर देना चाहिए। अभी 2 दिन ही बीते थे कि चारों ओर से गांव के मुसलमान चौधरी इकट्ठे होकर सरपंच से मिलने आए। सरपंच से कहते हैं, हमें मुस्लिम अमन कमेटी के लिए चंदा भेजना है, आप लोग रुपया इकट्ठा करवा दीजिए। ना नुकुर करते हुए भी सरपंच महोदय ने 50,000 रुपए इकट्ठा करवा कर दे दिए। 2 दिन बाद वे पुनः आ गए और फिर से चंदा मांगने लगे। सरपंच ने कहा, भाई अभी 2 दिन पहले ही तो हमने चंदा इकट्ठा करके दिया है। अब मुस्लिम अमन कमेटी के लोग कहने लगे वह चंदा कम पड़ गया है। अमन कमेटी के लोगों ने फिर से सरपंच को धमकाते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुरक्षा चाहिए या नहीं? सरपंच ने इस बार भय से 70,000 रुपए इकट्ठे कर दिए। 2 दिन बाद बलूच रेजिमेंट के सैनिकों की टुकड़ी आई और हिंदुओं को इकट्ठा किया और सभी घरों से हथियारों को यहां तक कि लाठी तलवार तक जमा कर लिए गए और बोले कि यह दंगों से आपको बचाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने कुरान पाक की कसम खाई और वादा किया कि इनका प्रयोग केवल दंगाइयों के विरुद्ध किया जाएगा। कुरान पाक की कसम खाने पर सरपंच ने सभी हथियार बलूच रेजिमेंट के सैनिकों को सौंप दिए। अभी 8 दिन ही गुजरे हुए थे। 9वें दिन गांव को मुसलमान दंगाइयों ने घेर लिया। सरपंच को अचरज हो रहा था। उसने देखा कि जो हथियार बलूच रेजिमेंट के सिपाही उनके यहां से जब्त कर ले गए थे, वही हथियार उन दंगाइयों के हाथ में हैं। दंगाइयों ने घरों में आग लगा दी, संपत्ति को लूट लिया, अनेकों को तो मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं की माताओं और बहनों के साथ उन्होंने इतना अत्याचार किया, देखने वालों की रूह तक कांप जाए। सैकड़ों हिंदू औरतों को नंगा करके जुलूस निकाला गया। हिंदू पुरुष मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसा दिन देखने से पहले उन्हें मौत क्यों ना आ गई। पर बेचारे क्या करते। गांधी और नेहरू जी ने झूठे आश्वासन जो दिए थे, गांव के कुछ बचे खुचे लोग अंधेरे का लाभ उठाकर खेतों में भाग गए। ना जाने कैसे वह रात बिताई होगी। अगले ही दिन जब सुबह हुआ तो उन्होंने अपने घर वालों की लाशों को
एक कुएं में डाल दिया और अटारी के लिए रेल पकड़ लिए। इसीलिए किसी को सुध ना थी कल क्या होने वाला है, कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे। यह कहानी कोई एक घर की नहीं थी, यह तो लाहौर, डेरा गाजी खां, झेलम, सियालकोट, कोहाट, मुल्तान, हर जगह की बस यही कहानी थी। कहानी क्या, साक्षात नर पिशाचों का नंगा नाच चल रहा था।